हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी का टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी सभी के डेली टॉप 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आप किसी भी तरह की वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी आपका जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ाया जाता है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, नोक्लियाई झरना किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको केरल, बी दिया हुआ है असम, सी दिया हुआ है मणिपुर और डी दिया हुआ है मेघालय। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेकिन मेघालय राज्य में आपका कौन सा झरना है? नोक्लियाई झरना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत कम सुना होगा आपने, बहुत ही मुश्किल से बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये नोक्लियाई झरना, क्योंकि आपने बहुत कम सुना होगा इस क्वेश्चन को। एग्ज़ाम में जब मिलेगा आपको तो आप पूछोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया, कभी पढ़ा ही नहीं हमने। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका मेघालय, इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, नोक्लियाई झरना आपका मेघालय के कहाँ पे है? चेरापूंजी में है, और ये आपका 1115 फीट यानी कि लगभग 340 मीटर ऊँचा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1115 फीट, जिसे मीटर में अगर नापे तो 340 मीटर से बोल सकते हैं। इतना ऊंचा झरना है आपका ये, और इसकी जो चौड़ाई है वो 75 फीट है। ठीक है, 1115 फीट तो लंबाई है और चौड़ाई कितनी है? 75 फीट। और कहाँ पे है ये? आपके मेघालय के चेरापूंजी में। ठीक है, नोक्लियाई झरना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे बायोम में पेड़ नहीं है? तो किस बायोम में पेड़ नहीं होते आपको बताना है। फर्स्ट दिया आपको टेगा, बी दिया हुआ टुंड्रा, सी दिया हुआ चपरल और डी दिया हुआ सवाना। तो किसके बायोम में पेड़ नहीं होते आपको? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका, जो टुंड्रा है इसके बायोम में आपके पेड़ नहीं होते। ठीक है, जो टुंड्रा है आपका, इसके बायोम में आपके पेड़ नहीं होते। जो टुंड्रा क्षेत्र है आपका कहाँ पे है? ये उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है आपका। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध होती है। ठीक है, जो टुंड्रा क्षेत्र है आपका, ये अपना उत्तरी ध्रुव है वहाँ उसके पास में स्थित है, यानी कि सबसे ऊपर आपका बर्फ़ ज़्यादा होती है, वहाँ पे ठंडा जलवायु ठंडी होती है, आपकी एटमॉस्फेयर ठंडा होता है। तो वहाँ क्या होता है, अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध होती है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि शीत ऋतु आती है, वहाँ पे कुछ ही पेड़ होते हैं जो वहाँ की एटमॉस्फेयर को समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे पेड़ों की संख्या कम होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया आपको, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निष्पेक्ष पाया जाता है। बी दिया आपको, खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है। सी दिया आपको, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। तो इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ आपको केवल 1 और 2, बी दिया हुआ केवल 2 और 3, सी दिया हुआ केवल 1 और 3 और डी दिया हुआ 1, 2, 3 तीनों ही। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3, केवल 1 और 3, यानी कि भारत के विशाल मैदानों के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य होंगे आपके? भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निष्पेक्ष पाया जाता है, ये बात आपकी सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि खाद्य क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। ये 2 पॉइंट आपके सही है भारत के विशाल मैदानों के संबंध में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम आपका भारत में पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। जो खादर क्षेत्र है वो निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, जो खादर क्षेत्र आपको निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं। यहाँ नीचे दिया हुआ है आपको, उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़ा अलुवियम निष्पेक्ष है। हिमालय से बहने वाली नदियों द्वारा यह उपजाऊ मिट्टी का निष्पेक्ष करते हैं। पता ही है आपको, जो गंगा नदी बहती है आपकी, तो उसके पास की भूमि कैसी होती है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ वही होती है जो नदी के पास वाली भूमि होती है। ठीक है, तो ये नदियाँ क्या करती है? उपजाऊ भूमि का निष्पेक्ष किया जाता है इनसे। और खादर क्षेत्र की रचना नई अलुवियम से होती है, और यह निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र युक्त क्षेत्र होते हैं। ठीक है, निम्न ऊंचाई वाले युक्त क्षेत्र होता है कौन से? खादर। तो आपका पॉइंट नंबर 3 भी सही हो गया इससे, और पॉइंट नंबर 1 भी सही हो गया। विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम को भारत में पाया जाता है। भारत में कहाँ पे? गंगा नदी के विशाल मैदानों में। ठीक है, और जो गंगा नदी है ये आपका खादर का निर्माण करती है, और खादर आपका निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो ऑप्शन ए दिया आपको 30%, बी दिया हुआ 40%, सी दिया हुआ 60% और डी दिया हुआ 70%। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए आपको क्या हो जाएगा? राजस्थान का जो कितना क्षेत्रफल है आपका जो थार मरुस्थल में स्थित है। आपको पता है राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। ठीक है,
तो जो थार मरुस्थल है कितना क्षेत्रफल अपने में घेरा हुआ है राजस्थान का, तो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देखिए 60%। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल अगर मान लो 100% है तो 60% आपका क्या आ गया इसमें, थार मरुस्थल ही आ गया, यानी कि 40% ही आपका राजस्थान का एरिया बचा जिसमें जो रहने लायक है आपका, ठीक है। थार मरुस्थल आपका 60% एरिया कवर किए हुए राजस्थान की कुल भूमि का, इसमें से 40% जो बचा है वहाँ पे आपका थार मरुस्थल नहीं है, लैंड भूमि ही है वैसे सब दूर, पर आपका 40% ही जहाँ पे आपके रहने लायक जगह है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसे। थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़े मरुस्थल में से एक है, ठीक है, 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका जो वर्ग किलोमीटर में बात कर रहे हैं अपन, तो कितना है ये, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर आपका कितना परसेंट आ रहा है, 60%, तो 100% कितना होगा वो आप निकाल लेना, राजस्थान का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप राजस्थान का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन के थ्रू। तो ये ध्यान रखना, आपका थार मरुस्थल जो है राजस्थान का 60% हिस्सा कवर किया हुआ है, ठीक है। विश्व के 10 सबसे बड़े मरुस्थल में से आता है आपका थार मरुस्थल एशिया का, अपने भारत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ़ कम होने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अपक्षरण, बी दिया हुआ गलिंग, सी दिया हुआ क्रीप और डी दिया हुआ प्लंकिंग। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपक्षरण बोलते हैं इस चीज़ को। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ़ कम होती है आपकी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपक्षरण, ठीक है। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ़ कम होने को क्या कहते हैं, अपक्षरण कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, इसे अपक्षरण बोलते हैं इन तीनों चीज़ों को। अगर बर्फ़ पिघल रही है उसकी वजह से कम हो रही है आपकी, अगर बर्फ़ वाष्पीकृत हो रही है उसकी वजह से कम हो रही है, या फिर हिमस्खलन की वजह से आपकी बर्फ़ कम हो रही है, तो उन तीनों चीज़ों को हम बोलते हैं अपक्षरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ग्लेशियर निष्पेक्ष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन ए है आपका मोरेन, बी दिया हुआ ड्रमलिंग्स, सी दिया हुआ केटल और डी दिया हुआ स्केरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका जो स्केरी है ये आपका ग्लेशियर निष्पेक्ष के लिए शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी 3 शब्द आपका ग्लेशियर निष्पेक्ष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जहाँ भी आपका ग्लेशियर निष्पेक्ष आ जाएगा वो आपका मोरेन भी कहलाता है, ड्रमलिंग्स भी कहलाता है और केटल भी कहलाता है, ठीक है। तो स्केरी क्या होता है, स्केरी छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है, ठीक है। स्केरी आपका किसे कहते हैं, छोटे से पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहाँ पर मानवीय जीवन यापन की संभावना कम होती है। यानी कि आपका द्वीप छोटा होगा तो वहाँ पर आपके संसाधन सीमित सीमा में होंगे, तो वहाँ पे आपका जीवन यापन करने में प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे संभावना आपकी कम होती है जीवन यापन की। इसीलिए जो स्केरी है आपके, ये छोटे पथरीले द्वीपों को कहा जाता है। यहाँ पे आपके मानव के जीवन यापन करने की संभावना बहुत कम होती है। इसे लो सी स्टेक भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसे आपका क्या कहते हैं, लो सी स्टेक। लो यानी कि कम, LOW और स्टेक, ठीक है, ये आपका लो सी स्टेक भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना, आपका लो सी स्टेक किसे बोलते हैं, स्केरी को बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, ये आपके पथरीले द्वीप होते हैं छोटे वाले, यहाँ पे आपके मानव के जीवन यापन की संभावना कम होती है, फिर ना के बराबर होती है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 दिया आपको, डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए आपका खंबात की खाड़ी, बी दिया हुआ आपका पाक जल डमरू मध्य, सी दिया आपको अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और डी दिया आपको सुंदरवन। तो जो डैम्पियर होजे रेखा है आपकी, ये किससे संबंधित है, किसके बीच में आती है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो यहाँ पे ये आपकी रेखा आएगी, ठीक है। डैम्पियर होजेस रेखा जो है आपकी, ये सुंदरवन से संबंधित है। यह एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। हमने मानी हुई है एक रेखा, काल्पनिक रेखा है ये, जिसे 1829 या 30 में खींचा गया था। कब खींचा गया था, 1829 या 30 में। यह रेखा सुंदरवन डेल्टा के उत्तरी सीमा को दर्शाती है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा जो है आपका, उसकी उत्तरी सीमा को दर्शाती है आपकी डैम्पियर होजेस रेखा, और ये आपकी काल्पनिक रेखा है, ध्यान रखना इसे। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समांतर स्थित है। यानी कि पश्चिम बंगाल का एक जिला है परगना, 24 परगना, ये आपका पश्चिम बंगाल का जिला है, और इस जिले के समानांतर आपकी एक रेखा खींची गई है, उसे बोलते हैं डैम्पियर होजेस रेखा, ठीक है। ये सुंदरवन से संबंधित है आपका, और कब खींची गई थी, 1829 और 30 में इसे खींचा गया था। ये क्या दर्शाती है, ये सुंदरवन डेल्टा की उत्तरी सीमा को
दर्शाती है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है। ऑप्शन ए है आपका उत्तरी पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, बी दिया आपको चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, सी दिया आपको थार मरुस्थल में तूफान, और डी दिया आपको हिमालय में तेज हवाओं का चलना। तो बताइए उत्तरी पश्चिमी पवनों के कारण क्या होता है भारत में। सुना होगा आपने, उत्तर पश्चिमी पवनें आती है, आपका मानसून लेके आती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है आपकी। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी पवनों के कारण क्या होता है आपका, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है, यानी कि मानसून आता है आपका। ठीक है, तो चेन्नई में शीतकालीन वर्षा कौन करता है आपका, उत्तरी पश्चिमी पवनें करती है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी पवनें कहाँ से आती है आपकी, उत्तर आपका ऊपर हो जाएगा, पश्चिम आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम में यानी कि आपके यूरोप से ये पवनें आती है भारत की तरफ, और भारत में आएगी तो आपका जब नीचे जाएगी चेन्नई तक, तो वहाँ पर आपकी वर्षा करते हुए जाएगी। ठीक है, तो चेन्नई में आपकी शीतकालीन वर्षा इन्हीं की वजह से होती है कि उत्तरी पश्चिमी पवनों के कारण, जो यूरोप से आती है आपकी। ठीक है, तो उत्तरी पश्चिमी पवनें, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। ध्यान रखना है, समझा दिया मैंने आपको, उत्तरी पश्चिमी पवनें आपकी यूरोप से आती है। ठीक है, तो ये आपका चेन्नई में वर्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, बी दिया हुआ है गुजरात, सी दिया हुआ है तमिलनाडु, और डी दिया हुआ है ओडिशा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात राज्य जो है आपका, ये भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन कहाँ होता है आपका, गुजरात राज्य में होता है। ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन कौन सा राज्य करता है आपका, भारत का गुजरात राज्य करता है। ये प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन करता है। कितना करता है, 160 लाख टन नमक का उत्पादन आपका कौन सा राज्य करता है, गुजरात। और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है आपका भारत। ठीक है, टोटल आपके 3 देश है, फर्स्ट पे कोई होगा, सेकंड पे कोई होगा, थर्ड पे आपका भारत आता है। भारत तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादन करता है। नमक उत्पादन भारत का नंबर तीसरा है, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। इसमें आप राज्य की बात करें तो राज्य में आपका सबसे पहले गुजरात आएगा, फिर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये टोटल 4 राज्य है आपके जो नमक उत्पादन करते हैं। इसमें आपको गुजरात पहले नंबर पे है, गुजरात सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत में। उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3 राज्य भी आपके आते हैं जो नमक का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो टोटल भारत के 4 राज्यों में नमक का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा भी है आपके ओडिशा में गंजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपका सबसे ज़्यादा की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्य है जहाँ पे नमक का उत्पादन किया जाता है। और बात करें ओडिशा की तो ओडिशा में भी आपका गंजम है, फिर पुरी है और बालासोर, यहाँ पे भी आपका नमक का उत्पादन किया जाता है। कि तटीय क्षेत्र पे जो इलाके आपके बसे हुए हैं वहाँ पे आपका नमक का उत्पादन किया जाता है, समुद्र के किनारे। ओडिशा समुद्र के किनारे है, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका कृष्णा नदी, बी दिया हुआ कावेरी नदी, सी दिया हुआ तुंगभद्रा और डी दिया हुआ मलप्रभा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पे आपका अलमट्टी बांध बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है अलमट्टी बांध का। अलमट्टी बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, ये आपका उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में है ये, और कर्नाटक में भी कहाँ पे है, उत्तरी कर्नाटक में, जहाँ कृष्णा नदी निकलती है वहाँ पे आपका ये बांध बना हुआ है। और इसका क्या नाम दिया गया है, अलमट्टी बांध। कौन सी नदी पे है, कृष्णा नदी पे। आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है, अलमट्टी बांध आपका कृष्णा नदी पे बना हुआ है उत्तरी कर्नाटक में। ठीक है, यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हो गई थी। ठीक है, 2005 में इसको बना दिया गया था, तब से ये आपका अलमट्टी बांध कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक, तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह के 10 क्वेश्चन मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सभी के बनाए हुए हैं, सबकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, तो आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हो। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चाहो तो चैनल को जब ओपन करोगे तो अबाउट में जाओगे, वहाँ पे भी आपको टेलीग्राम की लिंक डायरेक्ट मिल जाएगी, जिससे आप टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करोगे आप डायरेक्ट टेलीग्राम में पहुँच जाओगे। तो जैसे भी आप चाहो वैसे जुड़ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।